हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम की। तो सबसे पहली बात है कि जब 1857 की महान क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होता है कि अगर भारत में हमको शासन करना है तो भारतीयों का उसमें भागीदार होना जो है आवश्यक है, तथा उनका सहयोग लिए बिना हम लोग शासन नहीं कर सकते हैं। चूँकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है भारतीय अब उग्र हो चुके थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। इसी सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। इस क्रम में जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो है भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है या एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा ही भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो निम्नलिखित हैं। अगर पहले प्रावधान की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई थी। इसमें 3 सदस्य जो थे प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्षों का अनुभव होना था। शेष 2 सदस्य जो थे उनमें से एक को 5 वर्षों का जो है विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। इस प्रकार इस परिषद में गृह, सैन्य, राजस्व, विधि और वित्त सदस्य थे। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें कम से कम जो है आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना क्या कर दिया था, यहाँ पे आवश्यक कर दिया था। इनकी जो शक्तियाँ हैं वो बस विधि निर्माण तक ही सीमित थी और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का था। इसके बाद बात करें तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इसलिए भी जो है यह हमारा भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ये वायसराय के पास पावर थी कि वह जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को नॉमिनेट कर देता। इसका मतलब है कि विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट यानी कि नॉमिनेट करने की शक्ति जो है वायसराय को प्रदान की गई थी और यह जो है राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। यानी कि जो भी वायसराय की शक्ति थी वो अब राज्य सचिव के अंतर्गत आ गई। इसके बाद बात करें तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो मनोनीत किए जाते थे उनको सैलरी जो है नहीं मिलती थी। इस क्रम में अगर आगे देखें तो 1861 का जो अधिनियम है इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। चूँकि 1773 के द्वारा जो है केंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पे था। 1861 में क्या किया गया कि इसको उलट दिया गया। इसके बाद बात करें तो विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को जो है संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। इस क्रम में अगर देखें तो बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि यूपी का प्रदेश पड़ता है आगरा साइड 1866 में, तथा पंजाब में जो है 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ था लक्ष्मीकांत के अनुरूप। इसके बाद बात करें तो 1861 ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक आवश्यक नियम एवं आदेश बनाने की शक्तियां जो हैं प्रदान कर दी कि अब जो है आप बनाइए। इसके बाद 1861 का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है 1859 में जो शुरू हुआ था पोर्टफोलियो व्यवस्था उसको भी मान्यता दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार जो है संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत किया था। इसका मतलब होता है कि इस जो वायसराय की परिषद है उस परिषद में या कोई मंत्री है तो वो एक सदस्य जो है एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का भी जो है प्रभारी बनाया जा सकता है और उसे जो है इसमें काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार प्राप्त था या प्रदान किया गया था। इस क्रम में अगर बात करें तो वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। करंट में अनुच्छेद 123 की बात कर लें और ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 माह की होती थी। इसके बाद अगर हम कुछ मुख्य पॉइंट्स की बात करें 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है
1861 के माध्यम से ही वायसराय को मिलती है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव जो है 1861 के अधिनियम में ही स्थापित किया जाता है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो 1861 का अधिनियम जो है 1 अगस्त 1861 को पारित हुआ था और अतिरिक्त सदस्यों की जो नियुक्ति है 2 वर्षों के लिए होती थी। इसमें जो है ब्रिटिश भारत में जो है सभी व्यक्तियों एवं न्यायालयों के संबंध में जितने भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है वह केंद्रीय विधान परिषद के पास थी और प्रत्येक पारित विधेयक पर जो है वायसराय की सहमति जो है आवश्यक था। अगर विधेयक जो है ब्रिटिश भारत के हित, शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करता था तो उसे वह रोक सकता था, यानी वायसराय उसे रोक देता। इसके बाद अगर एक पॉइंट की और बात करें तो लोक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाकघर, टेलीग्राफ, धर्म, पेटेंट और कॉपीराइट संबंधी कदम उठाने का अधिकार जो है साधारणतया केंद्र सरकार के अधीन रखा गया था। अभी आप देख रहे हैं आई एजुकेशन सब। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। 1861 का अधिनियम यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले अधिनियम की बात करेंगे। धन्यवाद।